बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जिसमें अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, लेकिन इसी से एक जुड़ा हुआ और टॉपिक है आपका, वो है आपका न्याय। अपन ये मानते हैं कि जिस प्रकार से समानता के अभाव में स्वतंत्रताएं अर्थहीन होती हैं और स्वतंत्रताओं के अभाव में समानताओं का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार से अपन ये मानते हैं कि चाहे समानता और स्वतंत्रताएं दोनों चीजें दे रखी हों, लेकिन जब तक उसका न्याय के अनुरूप संरक्षण प्राप्त नहीं होता तब तक व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। न्याय की अवधारणा बहुत प्राचीन मानी जाती है। अपन मानते हैं कि यूनानी विचारक या एथेंस के विचारक जैसे कि प्लेटो है, अरस्तु है इत्यादि ऐसे विचारक थे जो न्याय को एक नैतिकता के आधार पर जोड़ते थे। सामान्यतः पर यह कह सकते हैं कि न्याय किसी व्यक्ति के साथ में किए जाने वाला वह व्यवहार है जिससे उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचता हो। या अपन यह कह सकते हैं कि एथेंस में जो विचारधाराएं न्याय के अनुरूप चलती थीं, उसके आधार पर भी अपन यह कह सकते हैं कि सदा सत्य बोलना, कर्ज लिया और उसे चुका दिया, यह न्याय है। या अपन ये कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति से कोई चीज अगर उधार ली जाती है तो उसे अपन वापस अगर पहुंचाते हैं, अगर किसी के मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, तो उस आधार पर भी अपन मानते हैं कि अपन न्याय अनुरूप कार्य कर रहे हैं। लेकिन विशेष तौर से देखा जाता है कि न्याय को फिर बाद में दो भागों में विभाजित किया गया। एक तो था उसका संकीर्ण भाग और एक था उसका व्यापक रूप। संकीर्ण रूप के तहत तो अपन ये मानते हैं कि कानून का संबंध न्याय के साथ में जोड़ दिया गया। लेकिन बृहद रूप अगर देखा जाए तो बृहद रूप में बहुत सारी चीजें निर्धारित की जाती हैं, जैसे कि अपन मान सकते हैं कि प्लेटो ने भी कहा कि न्याय अनुरूप एक अगर कोई व्यक्ति कार्य अगर नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में वह नैतिकता के अनुरूप कार्य नहीं करता, और जो राजा या शासक न्याय के अनुरूप शासन व्यवस्था का संचालन नहीं करता वह बहुत शीघ्र ही समाप्त हो जाता। विशेष तौर से अपन ये कह सकते हैं कि न्याय को किस रूप में और किस आधार पर कैसे जोड़ा जाए, इस बात का निर्धारण किया जाता है न्याय की अवधारणा के तहत। हालांकि अपन मानते हैं कि कुछ विचारक हैं जो इस बात को मानते हैं, इस बात को परिभाषित करते हैं कि वास्तविक रूप से न्याय क्या है। जैसे कि देखिए कि चार्ल्स मेरियम ने एक परिभाषा के रूप में कहा था कि न्याय उन मान्यताओं एवं प्रक्रियाओं का योग है जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को वे सभी अधिकार एवं सुविधाएं मिलती हैं या प्राप्त होती हैं जिन्हें समाज उचित समझता है। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि समाज के द्वारा उचित जो कार्य हैं और उनके आधार पर जो सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं या व्यक्ति के अधिकार प्राप्त होते हैं और जिसके अनुसार वह अपना विकास करता है, वे भी एक न्याय के अनुरूप माने जाते हैं। इसी प्रकार से देखिए कि जीएस मिल ने भी न्याय को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हुए कहा है कि नैतिक नियमों के कतिपय सूत्रों का नाम ही न्याय है, अर्थात जो मानव कल्याण एवं आवश्यकताओं से संबंधित है। मानव कल्याण और आवश्यकताओं से संबंधित जो भी नियम और कानून अगर बनाए जाते हैं वो न्याय संगत माने जाते हैं। विशेष तौर से अपन ये कह सकते हैं कि न्याय का अगर अपन देखा जाता है कि वर्गीकरण कैसे किया जाए, तो न्याय के वर्गीकरण को अपन चार भागों में विभाजित करते हैं। जैसे अपन मानते हैं कि पहला है जैसे कानूनी न्याय। कानूनी न्याय से तात्पर्य अपन ये मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता का अधिकार तो प्रदान किया जाता है, लेकिन उसका समान संरक्षण भी आवश्यक है। या अपन ये कह सकते हैं कि कानून न्याय संगत होने चाहिए, यानी किसी प्रकार से उसका विरोध नहीं पैदा हो, और इसी प्रकार से कानून के अनुरूप न्याय मिलना भी चाहिए। जैसे अपन मानते हैं कि समान व्यक्तियों यानी समान व्यक्तियों के लिए समान प्रकार के कानूनों का यदि निर्माण किया जाता है तो उनका संरक्षण भी उसी प्रकार से किया जाना चाहिए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति एक अपराध करता है, चाहे वह उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो, लेकिन उसका कानून के अनुरूप ही या न्याय संगत तरीके से ही प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। तो सामान्यतः अपन कह सकते हैं कि कानून के समक्ष समानता का जो अधिकार है, एक प्रकार से वह न्याय की अवधारणा को इंगित करता है। दूसरा है आपका राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य यह होता है कि जब प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं तो उसमें चार महत्वपूर्ण चीजें हैं। मत देने का अधिकार,
निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार और प्रार्थना पत्र दाखिल करने का अधिकार। लेकिन इस अधिकार से कहीं वंचित नहीं किया जाए किसी व्यक्ति को, तो इसी को आधार मानकर यह माना जाता है कि न्याय के अनुरूप ही इन अधिकारों का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति कर सकता हो और उसे ऐसा विश्वास हो कि यदि न्याय के अनुरूप हमें संरक्षण प्राप्त है तो हमारे अधिकारों को कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो सामान्यतः इसी आधार पर यानी कि राजनीतिक न्याय की व्यवस्था यानी कि की गई है। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य यह माना जाता है कि किसी वंश, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर या अन्य प्रकार की सुविधाओं को नहीं मानते हुए सभी व्यक्तियों को शासन व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया जाता है, लेकिन यह न्याय संगत होना चाहिए जिससे कि कोई एक वर्ग ही या एक विशेष वर्ग भी इनका उपभोग ना कर सके। इसके आधार पर देखिए सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य अपने मानते हैं कि समाज में वंश, धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर बहुत भेदभाव पाया जाता है। राज्य के द्वारा जब अधिकार प्रदान किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वंश, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन इसका कानून के अनुरूप या न्याय अनुरूप वितरण या न्याय के अनुरूप इनका संरक्षण होना अति आवश्यक है। तो इसी आधार पर दिया गया है कि सामाजिक न्याय में धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, लेकिन यह भी आवश्यक है कि यदि कहीं भेदभाव होता है तो न्याय के अनुरूप उसका संरक्षण होना अति आवश्यक है। इसी प्रकार से देखिए कि आर्थिक न्याय का आधार। आर्थिक न्याय के आधार को मानते हुए कुछ मार्क्सवादी भी इस बात को मानते हैं कि राज्य केवल एक वह वर्ग है जो उच्च वर्ग का संरक्षण करता है और निम्न वर्ग की उपेक्षा करता है। उसी को आधार मानकर यह आर्थिक न्याय के आधार पर यह किया गया है कि समाज के दो वर्ग जहां पर होते हैं, राज्य किसी प्रकार का उनके साथ में भेदभाव नहीं करता, या अपन ये कह सकते हैं कि उच्च वर्ग का व्यक्ति या जो आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति है वह तो सारे अधिकारों का उपभोग करता है और निम्न वर्ग का कोई व्यक्ति है वह अपने अधिकारों का उपभोग नहीं करता। या अपन ये कह सकते हैं कि कानून जब इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि कहीं संरक्षण की बात आती है तो ऐसी स्थिति में न्याय केवल उच्च वर्ग के साथ में नहीं हो सकता, वह निम्न वर्ग के साथ में भी होता है। तो इसके आधार पर यह निर्धारित किया गया था कि ऊंचे नीचे या अपन ये कह सकते हैं आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति और आर्थिक रूप से हीन व्यक्ति सबके प्रति न्याय व्यवस्था समान प्रकार से की जानी चाहिए, लेकिन राज्य का यह धर्म भी किया जाना चाहिए, राज्य का यह कार्य भी होना चाहिए कि गरीबी एवं अमीरी की खाई को कम से कम करने का प्रयास किया जाए और इसका न्याय अनुरूप वितरण या आर्थिक संसाधनों का न्याय अनुरूप वितरण किया जाना चाहिए। यह एक प्रकार से आर्थिक न्याय के तहत आता है। इसके बाद देखिए कि विशेष बात यह है कि अलग अलग संविधानों में इन न्याय की व्यवस्थाओं को अलग अलग संरक्षण प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के तहत अपन मानते हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जो क्षेत्र है उसमें किस प्रकार से नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं और इन अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 की व्यवस्था की गई है। जैसे कि अपन मानते हैं कि संविधान में जो व्यवस्था है उसमें है संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत यह निर्धारित है कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान किया। इससे तात्पर्य यह था कि विशेष अधिकारों की समाप्ति करते हुए या अपन ये कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों के लिए एक ही प्रकार के कानूनों का निर्माण किया जाएगा और कानून के अनुरूप ही पूर्ण रूप से व्यवस्था का संचालन किया जाएगा और सभी व्यक्तियों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 15 के तहत वंश, धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर राज्य के द्वारा किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई है या सामाजिक संरक्षण की व्यवस्था की गई है, जैसे कि अपन मानते हैं कि छुआछूत की समाप्ति को महत्वता दी गई है और यदि किसी प्रकार का कोई कार्य अगर छुआछूत किया जाता है या जाति के आधार पर या वंश के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर यदि किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो यह दंडनीय अपराधों की श्रेणी में घोषित किया गया। इसी के आधार पर देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 23 एवं 24 के तहत जो पहले उच्च वर्ग के द्वारा निम्न वर्ग का शोषण किया जाता था या बंधुआ मजदूर प्रथा जैसी संचालित थी, बच्चों से जबरदस्ती काम करवाया जाता था, या अपन ये कह सकते हैं कि इनके संरक्षण के लिए संविधान के अनुच्छेद 23 एवं 24 के तहत शोषण के विरुद्ध
अधिकार प्रदान किया गया है और इसके संरक्षण की गारंटी यानी कि राज्य के द्वारा प्रदान की गई है। संविधान की इन व्यवस्थाओं के तहत ये अपन मानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद यानी 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 एवं 24 ये ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिनको संरक्षण प्रदान किया गया है या उसका उल्लेख किया गया है, और भारतीय संविधान में अगर इन चीज़ों की पालना नहीं की जाती तो अनुच्छेद 32 के तहत इसके संरक्षण की गारंटी प्रदान की जाती है। तो सामान्यतः अपन ये मानते हैं कि समानता, स्वतंत्रता और अधिकारों के साथ साथ न्याय की अवधारणा भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, और इसी आधार पर आपका ये टॉपिक है। अगले टॉपिक में आपको जैसे अधिनायक तंत्र है या स्वतंत्र या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, उसके आधार पर आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।